सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। और टुडे इज़ 22 अक्टूबर। तो टुडे वी विल डिस्कस एक टॉपिक आपका साइक्लोन दाना, इसके ऊपर सारा दाना या दाना जो भी आप कहें, इसके ऊपर काफ़ी सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑन सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिकॉज ऐसे ही टॉपिक से पॉलिटी के प्रश्न आपके बनते हैं, सोसाइटी के प्रश्न बनते हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। COP16 बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट का टॉपिक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप साइंस टेक का टॉपिक है। 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का टॉपिक है, एडिटोरियल के अंदर आया है। एडवांस रिजर्व पॉलिसी अपडेट, ये मैं आपको मतलब आप रीड कर लेना, इसे पढ़ाने कुछ नहीं है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये लॉ से रिलेटेड है। तो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, एडिटोरियल के अंदर है ये। शैडो फ्लीटिंग एंड ग्लोबल शिपिंग डायनामिक्स की बात करें, इकोनॉमी का टॉपिक है। हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग अगेन, और यशमिना लेक मैपिंग का टॉपिक है। फिर मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ दैट विल बी देयर। तो आज के पूरे सेशन के अंदर ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो, शैडो फ्लीटिंग इज़ अ न्यू चैलेंज इंडिया हैज़ टू फेस इन मैनेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जामिन आपको करना है, ठीक है, 10 नंबर पे लिखना है। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका मैंने टोटल आपके 50+ लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, और हम लोग कवर करेंगे इसमें 10th ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी और इससे भी 1-2 महीना पहले 2024, ठीक है। तो ये लगभग 2 इयर्स का प्रीलिम्स और मेंस करंट अफेयर्स कवर होगा। प्लीज़ इसको मिस नहीं करना है। अगर आप करंट अफेयर प्लस बैच का हिस्सा नहीं तो इसमें ज़रूर से जुड़ना है। 50+ लेक्चर्स इनको फटाफट कंप्लीट करो, क्योंकि आपसे पहले वाले बैच का सब कुछ हो चुका है, उनमें आगे के वीडियोज़ आ रहे हैं। तो आप पहले ही कम से कम 2 महीना पीछे हो, तो इनको फटाफट वीडियो अपलोड कर दिया, तो इसको कंप्लीट करके और इन चीज़ों का जो भी है देखना है। अब उसमें मैंने मतलब क्योंकि कुछ वीडियोस जो पहले वाले भी हैं, तो उसमें ये आपको हाईलाइट किया गया कि हिंदू के सेशन को आपको देखना, तो वीडियो देखना है, उसमें नोट्स नहीं बनाए। नोट्स सारे मैं अपलोड करूँगा उसमें, और जो बीच के वीडियोज़ हैं वो भी आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी। आपको सिर्फ वीडियो पे ध्यान देना, और हिंदू सेशन जो आता है उसको आपको सिर्फ देखना है, सुनना है। मतलब जब भी आप फ्री हो तो आप देख सकते हो, तो इसको मिस नहीं करना। 2 इयर्स का कवरेज आपका रहेगा। और ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऑल कोर्सेज पे, ये वेबसाइट पे जाके saurabhpande.upsc.com पे ऑल कोर्सेज पे जाके लॉगिन के साथ आप लैपटॉप में क्लासेस कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन से आपको करना है तो सौरभ पांडे CSE ऐप है, वो भी ध्यान में रखना है। इस ऐप्स के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। ये आपको प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज़ है, विजय सीरीज़ है, उसमें जो कंटेंट मिलेगा, जिसको वीकली करंट अफेयर भी मैं दूंगा, तो उसका ये कंटेंट आपको मिल रहा है इस टाइप से। तो अभी तक ये कंटेंट देखो, ये लगभग इस पर भी 2 इयर्स का कंटेंट रहेगा, तो ये सेपरेट रहेगा। ये प्रीलिम से स्पेसिफिक ऐसे जो क्वेश्चंस अलग अलग सोर्सेज से हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आपको बढ़िया तरीके से इनको डाउनलोड करना, पढ़ना है, और लगभग 30 टेस्ट हैं उनको देना है। ये लास्ट के 2 मंथ्स में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंटेंट काफ़ी अधिक है। अगर आप इसको पढ़ोगे, जैसे डाउन टू अर्थ हो गया, हिंदू हो गया, और भी जो भी सोर्सेस हैं, हर जगह से प्रश्न है, आपका सब कुछ साथ में रहेगा। आप इनको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन वाइज काफ़ी सॉल्व करोगे, तो ये इधर उधर की जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनसे फार बेटर है। क्योंकि जो स्टैटिक एस्पेक्ट है, जो स्टैटिक एस्पेक्ट के प्रश्न भी ऐसे ही सोर्सेज से आपके लिए फ्रेम किए जाते हैं। तो ये जो लोग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, तो जिसमें स्टडी मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है। लगभग 7 सेट स्टडी मटेरियल के मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ जरूर से ज़रूर जुड़ना इससे पीछे नेट, क्योंकि ऑलरेडी 300-400 पेजेस के नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, और ये भी अपलोड वहीं पे होगा, सिर्फ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे पहला टॉपिक देखते हैं, ये साइक्लोन दना के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइक्लोन दना, इस पर बहुत सारी हम लोग की चर्चा भी पहले काफ़ी हो चुकी है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, इस पर वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। तो यहाँ पे ये साइक्लोन है, इसका नाम दना है। अब यहाँ पे लाइक ये लैंडफॉल करने वाला है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के रीजन में। वेस्ट बंगाल में इसका फॉर्मेशन है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, जो साइक्लोन बनते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में, तो उसके 2 सीजन्स मेनली होते हैं, वो कौन से हैं, और जो नवंबर दिसंबर में होता है वो उस साइक्लोन का ओरिजिन कहाँ होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से हाईलाइट करना। ये जो दना है, इसका जनरॉसिटी मतलब होता है, ये नाम कतर के द्वारा दिया गया है। फैक्ट याद रखना है। एंड इट इज़ अगेन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखो, अभी इसका जो पूरा वो है कि ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है ना, तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम अभी क्रिएट हो रहा है, फिर डिप्रेशन, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर लैंडफॉल ये करेगा। इस टाइप से इसका बताया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये 24 है,
ठीक है, इट्स 23 यहाँ पे लिखा हुआ, 24 है ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन नेमिंग इनिशिएटिव की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो एशिया पैसिफिक रीजन है 2000 में इनिशिएटिव लिया था। अब देखो विश्व को अलग अलग जो समुद्र उसके आसपास के देश हैं उनका अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो उनका एक ग्रुपिंग बना रखी है और वो अलग अलग नाम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर भी आपका ग्रुप बना हो जिसमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड है। तो ये नाम सबमिट करते हैं आपके। अभी हर कंट्री अपना साइक्लोन का नाम सजेस्ट करती है और जो नेम से फाइनलाइज किए जाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पैनल जो है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर। तो यहाँ पे 2018 में 5 एडिशनल कंट्रीज़ भी इस ग्रुपिंग में ऐड की गई थी, जिसमें ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन भी है। तो टोटल 169 साइक्लोन्स के नेम्स आपके रिलीज़ किए गए थे। हर 13 कंट्री है, 13 नाम सजेस्ट करती हैं। इनिशिएटिव का एम क्या है कि एक कम्युनिकेशन और अवेयरनेस ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में रहे, क्योंकि देखो अगर मान लो ऐसे कहते हैं साइक्लोन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कोई बड़ा साइक्लोन आया तो हमने क्या किया था, तो आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी देखो तो बहुत मैटर। अब इसको समझना है जैसे अगर हम सभी इंसान हैं, अब आपको बोला जा रहा है इंसान कहाँ जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा? आपको बोला जाएगा, आपका नाम लेके बोला जाएगा, तो दे विल अंडरस्टैंड कि यार स्पेसिफिक किसी का की बात हो रही। तो ऐसे ही साइक्लोन्स तो आते हैं बट उनका नेमिंग मैटर करती है, जिससे हम स्पेसिफिक उसको आइडेंटिफाई कर सकें और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको हम फ्यूचर के अंदर भी रिफ़र कर सकें। तो कई सारे कहा मतलब स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं कि रीजनल कोलैबोरेशन है। हमने कल भी डिस्कस भी किया था कि रीजनल कोलैबोरेशन मैटर भी करता है, क्योंकि अगर हमें डिज़ास्टर से डील करना है तो डिज़ास्टर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, या डिज़ास्टर की जो कॉज है वो एक देश तक सीमित नहीं है, वो काफ़ी सारे लेवल पे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इनिशिएट नेमिंग 2000 के अंदर है, मेंबर कंट्री नेम सजेस्ट करते हैं, जो पैनल है वो फाइनलाइज करता है नेम। 169 नेम रिलीज़ किए और इससे कम्युनिकेशन और अवेयरनेस इंप्रूव करना है। फिर फर्दर 2018 में फर्दर एक्सपेंशन है, नए मेंबर ज्वाइन किए हैं। तो ये प्रीलिम्स का प्रश्न भी आपके लिए फ्रेम हो सकता है कि नए मेंबर्स कौन कौन से ज्वाइन किए गए। नेमिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस जनरेट करना, प्रिपेयर्डनेस को करना, जो नेम जो असिस्ट करती है जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए, साइंटिस्ट, मीडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भी साइक्लोन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जो प्रपोज नेम होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर या जेंडर कंसिडरेशन में नहीं होता है, किसी भी ग्रुप को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। नेम रेस्पेक्टफुल और कंसिडरेट होना चाहिए, कोई रूड और क्रूअल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, लगभग 8 लेटर्स का होना चाहिए, ईजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। और ये चीज़ भी है, अल्फ़ाबेटिकल नेम जो असाइंड है वो रोटेशनल बेसिस में होता है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है प्रपोजिंग कंट्री मतलब कंट्री के जैसे मान लो है ना, नेमिंग करोगे तो जो अल्फ़ाबेटिकल है ABCD जैसे भी नाम देश का होगा उसके बेसिस पे रोटेशन ABCD बेसिस पे होगा। नाम के अल्फ़ाबेट के बेसिस पर रोटेशन नहीं होगा, देश के कंट्री के नेम में जो अल्फ़ाबेट्स है उसके बेसिस पे रोटेशन होगा। तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स है उसका भी ध्यान में रखना, जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, जैसे कन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए। कुछ ऐसा देखो, नाम तो कोई कुछ भी प्रपोज कर सकता है बट ये गाइडलाइंस हैं, नेमिंग जब रखी जाती है तो इनको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे नेम को रिवाइज करना, नेम फिर अप्रूव भी आपका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकुलरिज्म इज़ अ कोर ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, सेकुलरिज्म उसका हिस्सा है। अब आपको पता है कि केशवानंद भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन्स जो है वो डॉक्ट्रिन प्रोवाइड किए गए थे। इसका मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी हालत में। सेकुलरिज्म फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम कोर आप मानो, या इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर का आपका हिस्सा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट आपका किया गया। सोशलिज्म की बात किया गया तो यहाँ पे कहा गया कि इक्वालिटी और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, और सोशलिज्म के कंटेक्स्ट में कि इक्वालिटी मेंटेन करना, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना। 1976 के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म शब्द जो है ऐड किए गए थे, और जो यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को ऐसे चेंज किया गया था। तो ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान में रखना है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी सारे आप केसेस का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब चली थी उस समय। 24th 25th अमेंडमेंट एक्ट, फिर कई सारे पार्लियामेंट के अंदर लॉ आए, फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऐसा मतलब पूरा केस आप पॉलिटी पढ़ते होते सारी चीज़ें देखते हैं। तो केशवानंद भारती जो केस है इसने इस्टेब्लिश किया प्रियम्बल्स इंटीग्रल रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो क्या इंटीग्रल रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड इसमें जो चीज़
हाईलाइट आपकी की गई थी कि केसानंद भारती केस में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन प्रोवाइड किया गया था। सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म खासतौर से बात किया जाए तो इसमें कहा गया अभी जो ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट है कि जो सेकुलरिज्म है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि सेकुलरिज्म सोशलिज्म इस पर काफ़ी अधिक प्रश्न जो है वो आपके फ्रेम होते हैं। ठीक है, ये आप रिवाइज करने के लिए मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ, तो आप ध्यान रखना। सेशन को देखो लाइक बटन जरूर से प्रेस करो, है ना, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कंटेंट आपको मिलता रहे, तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन बना रहना चाहिए कि लाइक करें, जहाँ भी मौका मिले सेशन को शेयर जरूर से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएँ उनका कमेंट जरूर से करें, क्योंकि देखो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी प्रकार से आपका काम करता है। तो 1976 अमेंडमेंट है, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म ऐड किया, यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से रिप्लेस किया, और इसके कई सारे मतलब लिमिटेशंस भी आई सामने। और फिर कई मतलब वो एक, अगर आप बुक पढ़ते हो कोई भी पॉलिटी के, तो उसमें कई जो एक तरीके की लड़ाई चल रही थी जुडिशरी और ख़ास तौर से पार्लियामेंट के बीच में, उसको हाईलाइट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो आपका केशवानंद भारती केस आया और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो है वो आपकी प्रपोज की गई। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका कॉप 16 है। देखो बार बार एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमने कल कॉप 29 का डिस्कशन किया था, अभी कॉप 16 की बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब जो जो अलग अलग कन्वेंशन है, जैसे कुछ कन्वेंशंस क्लाइमेट चेंज के, कुछ कन्वेंशन डिजर्टिफिकेशन के, कुछ कन्वेंशन जैसे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो सारे जितने भी ये कन्वेंशंस हैं ना, तो इनका अपना एक मतलब नंबर है। तो जैसे क्लाइमेट चेंज वाला है तो उसका 29 नंबर है, बायोडाइवर्सिटी वाले की मीटिंग जो है 16th होगी तो उसे कॉप 16 बोलेंगे। तो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि मतलब कि वो कॉप से वहाँ 29 कल पढ़ा था, आज 16 पढ़ रहे हैं, कल 12 पढ़ेंगे। तो ये वेरी करता है कि किस जो थीम क्या है या किस प्रोस्पेक्टिव की मीटिंग आपकी हो रही है। तो यहाँ पे लगभग 200 नेशन ने ये एग्री किया है कि इस डिकेड के एंड तक, है ना, मतलब 2030 तक की जो प्रकृति का डिस्ट्रक्शन है उसको रोकेंगे। 16 समिट आपकी कैली कोलंबिया के अंदर हुई थी, जहाँ पे 23,000 डेलीगेट्स आपकी आई थी। तो ये कहा गया कि लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी समिट है। नई फंडिंग इनिशिएटिव है कंजर्वेशन के लिए, उस पर प्रपोज करने की बात की गई है। कंजर्वेशन के लिए हम कैसे क्या एफर्ट जो है लेते हैं। अब उसके बाद ऑन 31 आउट ऑफ सिर्फ 31 जो है देश हैं जिन्होंने अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान सामने रखा है। तो ये देशों को जिम्मेदारी है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए सामने चीज़ों को रखें। जो रिचर नेशंस हैं, है ना, तो यहाँ पे उन्होंने अपने प्लान सामने रखा। यूएस ने भी पार्टिसिपेट किया, है ना, वाइल द यूएस पार्टिसिपेट्स विदाउट ऑब्लिगेशन, क्योंकि उसने जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है उसको मतलब उसने रेटिफाई नहीं कर पा रहा किया है, मतलब साइन करके उनका पार्लियामेंट अप्रूव करता है तो वो अप्रूवल ही नहीं है। फिर 30/30 गोल की बात की गई है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, जिसमें 30% लैंड और सी को प्रोटेक्ट करना बाय 2030। तो ये 30/30 आपको ध्यान में रखना है कि 30/30 गोल किससे रिलेटेड है। फिर कोलंबिया के फिर अगेन मतलब एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि फंडिंग और ये सब का काफ़ी डिले है, तो इसको भी दूर करने का ज़रूरत है, ऐसे प्रॉब्लम्स को भी दूर करने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे ठीक है, तो 30/30 गोल देखना, बाकी चीज़ आप इस माइंड मैप से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक होल इन वेब डेटा एल थ्रेट टू कॉस्मोलॉजी स्टैंडर्ड मॉडल। तो इसमें थोड़ा जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में ब्रीफ में कई बार हमने डिस्कस किया, और हबल टेलीस्कोप से भी डिफरेंस हमने देखा है क्या है। साइंस एंड टेक का टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा मैंने इंक्लूड किया है। तो जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है ये नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है, एंड इसका काम क्या है, गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट्स जो हैं यूनिवर्स के, उनको एक्सप्लोर करना। और ये इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है इस पर। तो ये आप कह सकते हो कि इसकी एक्यूरेसी रिजोल्यूशन बहुत हाई है। कई स्टार के क्लस्टर, बहुत सारे स्टार्स जो प्रेजेंट है, मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है तो उसको स्टडी करना, एक्सो प्लानट को स्टडी करना, जो हमारा सोलर सिस्टम उसके बियॉन्ड जो प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं तो एक्सो प्लानट बोलते हैं। तो यहाँ पे अनयूजुअल जो गैलेक्सीज हैं उनको देखना, इन आउटर गैलेक्सीज भी उनको बोलते हैं। टर्म्स याद रखना आपको। क्वासर्स जो हैं, क्वासर्स की बात करें तो वो भी है ना, तो ये भी एक, जब आप स्टार की एवोल्यूशन की पढ़ेगा तो उसका हिस्सा है। तो ये भी इनको भी स्टडी करना। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आपका 2021 में लॉन्च भी किया गया था, इंफ्रारेड पर बेस्ड है। तो इवन जो दूर हैं, और इवन आप कह सकते हो कि
लाइक दूर हैं, प्लस हाई रिजोल्यूशन जो चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्योंकि देखो इवन अंधेरे में अगर देखोगे तो इंफ्रारेड जो गॉगल्स होता है तो अंधेरे में भी देखा जा सकता है। तो इंफ्रारेड का ये प्रॉपर्टी भी है, तो उस पर बेस्ड हबल टेलीस्कोप भी है। इस वजह से वी कैन से ग्रेटर कैपेबिलिटी है ग्रेटर रिजोल्यूशन के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करना। मिरर डिज़ाइन भी देखा जाए तो लार्जेस्ट सेगमेंटेड मिरर है, बड़ा, तो लाइट गैदरिंग पावर भी काफ़ी अधिक है। और पूरा स्टार फॉर्मेशन है, एटमॉस्फेयर, कई प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, ये सब चीज़ें हैं। और यूनिवर्स की जो भी मिस्ट्रीज़ हैं उसको स्टडी करना, तो ये एक ऑब्जेक्टिव आपका बनाती है। ठीक है, तो ये आप इसको माइंड मैप से रीड कर लेना। जैसे मैंने आपको कहा है कि क्योंकि इतना कंटेंट बनाने में समय लगता है काफ़ी, इसलिए सेशन थोड़ा लेट होता है। बट आपका नोट्स बनाने का जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है प्रॉपर। आपको बस सेशन को देखना, सुनना और नोट्स को रीड करना ज़रूरी है, वो बहुत मैटर करता है। और बाकी आपकी अपनी प्रिपरेशन, आपको जो चीज़ ठीक लगे वो आप करो। खाली नोट्स कलेक्ट करके अगर आप रखोगे तो वो भी किसी काम के नहीं है। देखो नोट्स तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, वो कहीं से भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको सेशन को देखना है, प्लान तरीके से पढ़ना है, सोर्सेज डिफाइन करने हैं। और आजकल एक और ट्रेंड चला हुआ है कि थंबनेल में 4 पेपर के नाम लिख दिए। अब सबको लगता है कि चारों पेपर कवर होता है, और असल में एक भी ढंग से कवर नहीं होता। आपको चाहिए तो आप कोई भी सेशन पूरे यूट्यूब के अंदर, मैं आपको पूरे यूट्यूब के अंदर बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए जितने सारे, उतना किसी ने किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नहीं रहता है, नहीं करते, क्योंकि वो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं ना कि यार 4 न्यूज़पेपर लिख देंगे तो वो एक भोग करने की हमारी आदत है ना, कि हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बट आप सोचो कि अगर आप एक चीज़ को भी अच्छे से करोगे ना तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये चीज़ हमेशा मन के अंदर रखना है, क्योंकि 4 चीज़ पे हम हाथ डालेंगे तो चारों चीज़ों में से कोई अच्छा नहीं हो पाएगा। मतलब अगर मैं सेशन की बात करूँ, और अगर आप इन चारों चीज़ों को एक सेशन में कवर करना चाहते हो तो आप 2 ढाई 3 घंटे का सेशन मानकर चलो। आधे घंटे में नहीं होगा। आधे घंटे में तो टीचर को ये है कि ठीक है, एक इधर से पिक किया, एक उधर से पिक किया, और असल में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सीखेंगे तो आपका समय बच पाएगा। ठीक है, तो वो बाकी सोर्सेस मैं भी कवर करता हूँ, बट बाकी सोर्सेस आर कवर्ड थ्रू जो आपका, जैसे पीआईबी है उसमें काफ़ी कंटेंट है, योजना है उसका काफ़ी कंटेंट है, डाउन टू अर्थ उसका काफ़ी कंटेंट है। तो उसको एक ही कोर्स के माध्यम से कवर चीज़ें हो रही है। 60-70% जो हिंदू है वो कवर कर देता है, मेंस में तो पूरा ही कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो और मैंने आपको शो भी किया हुआ है, पिछले साल भी जो क्वेश्चन आए, इस बार भी अभी लास्ट में मैं आपको सेशन के लास्ट में शो कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब हुआ कि जो चीज़ें रन हो रही दैट इज़ एज पर द लॉज, या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चीज़ें हम रन कर रहे हैं। हमारा संविधान जब से बना है तब से हम है ना, तो तब से हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट पे फोकस जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे है ना, तो 75th जो एनिवर्सरी है ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे डीप रूटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर, जो कि ये लाइन बहुत अच्छी है, डीप रूटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर, डीप रूटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर दैट मिरर द डाइवर्स कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हमारा संविधान बना भी इस तरीके से कि जो हाईली डाइवर्स चीज़ें हैं उसको हम एक उसका समावेश कर सकें, उसको समझ सकें। और संविधान है कि सबको स्पेस देना। जैसे हम लोग, जो हमारा फेडरल नेचर है वो भी एसिमेट्रिकल है, वो एक समान नहीं है। और देखोगे 5th 6th शेड्यूल है ना, लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए हमने कदम उठा रखे हैं, है ना, तो स्टेट्स को कई सारे स्पेशल स्टेटस दे रखे हैं। तो ये सब कुछ हाईलाइट क्या कर रहा है कि हम लोग डाइवर्स कॉन्शियसनेस ऑफ जो लोग हैं उनको हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वोटर की पार्टिसिपेशन देखोगे तो 51 में 60% इंडियंस जो हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किए थे, और ये 65% के ऊपर हुआ 2024 जनरल इलेक्शन में। स्मूथ पावर ट्रांजिशन हुआ है, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि कोई भी जीतेगा, एक से दूसरे में स्मूथली चीज़ें ट्रांजिशन होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूवमेंट हुई है, अब आप देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स तक हो चुकी है। और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रेस्पेक्ट, जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं है ना, वो आपकी इंप्रूव हुई हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, उसकी रेस्पेक्ट जो बढ़ा। और देखो कोई भी देश आगे बढ़ेगा इसके लिए बहुत बहुत मैटर करता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं,
जैसे मान लो यूपीएससी, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, कैग, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मेंटेन रहें और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के माध्यम से वो रन करें। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो लीडर्स हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के, ये भी हाईलाइट करते हैं कि है ना, तो ये भी एक मतलब आप कह सकते हैं कि हाईलाइट करते हैं कि डाइवर्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं, अलग अलग लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये माइंड मैप से आप रिवाइज कर लेना फटाफट। अब इंडियन है ना, तो यहाँ पे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशरी का भी रोल है, कोई भी लॉ या सरकार का एक्शन किसी के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकता है। अदरवाइज जो इंडिविजुअल है वो आर्टिकल 32 के तहत रीच कर सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या 226 के तहत हाई कोर्ट को रीच कर सकता है। फ्रेमर्स जो है इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रीडम मूवमेंट्स, है ना, अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमेशा से कैसे लोगों के को प्रोटेक्ट किया जाए स्टेट के पावर से, तो इस पर फोकस आपका किया गया है। इंडिविजुअल फ्रीडम पे काफ़ी फोकस आपका किया गया। भारत की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जो ऑटोनॉमी और स्पेशल प्रिविलेजेस स्टेट्स को प्रोवाइड करना कई जगह पे, फिर उसके बाद रीजनल जो डिस्पैरिटी है उसको ध्यान में रखना, तो इक्विटी और इंक्लूसिविटी को कैसे हम करें, मतलब सभी को इंक्लूड करना और एक समानता मेंटेन करके रखना, इस पर फोकस करना। जो रीजनल लेवल पे बहुत सारी विविधताएं हैं, डिस्पैरिटीज़, उसको ध्यान में रखते पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आना। जो स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें वो भी राइज हुई हैं, क्यों? क्योंकि अलग अलग एस्पिरेशंस हैं लोगों को, अलग अलग अपना रिप्रेजेंटेशन है। रीजनल लेवल पे प्रेजेंस को इंश्योर इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके सामने जो है वो आई हैं। लोकल गवर्नेंस में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो उसकी तरफ प्रोसीड हमने किया है और हमने संवैधानिक स्टेटस प्रोवाइड किया पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ को थ्रू 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट को, जिससे हमारा जो लोकल लेवल का गवर्नेंस है वो इम्प्रूव आपका होगा। ठीक है, तो ये आप माइंड मैप से फटाफट रिवाइज कर लें, माइंड मैप से फटाफट आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर इंडिया मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया की बात करें तो वो देखो उसके अपने चैलेंजेस आज के टाइम पे है, मतलब कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया है और कमर्शलाइजेशन सेंसलाइजेशन ऐसा बहुत हो गया है, मतलब अगर आप कोर कंटेंट जो मीडिया का रोल होना चाहिए वो थोड़ा सा रिड्यूस भी हुआ है। अलग अलग तरीके से जैसे सोशल मीडिया का रोल हो गया, यूट्यूब और उसमें कई पत्रकारों ने चैनल बना के लोगों के परसेप्शन अपने तरीके से बदलने का प्रयास करना स्टार्ट किया है, तो ये अपना चैलेंज है। लेकिन फिर भी डिफरेंट जो चैनल्स और डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो लोगों के पर्सपेक्टिव को भी एक शेप करने में एक रोल जो है प्ले करते हैं। तो प्रिंट से ब्रॉडकास्टिंग, फिर आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया है तक रीच करना, इससे जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है मीडिया और सिविल सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण रोल इंडियन डेमोक्रेसी में रहा है। एक हम लोग कहते भी हैं दैट इज़ द नेटवर्क्ड अप्रोच ऑफ गवर्नेंस। नेटवर्क अप्रोच मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रोल होता है एंड दे जो भी स्टेक होल्डर वो स्टेक होल्डर बेसिकली साथ में काम करके गवर्नेंस एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। और मीडिया की ऑटोनॉमी मेंटेन करना, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन भी हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच का हम डिफ्रेंशिएशन कर सकें, और है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम कैसे मेंटेन करके रखते हैं, प्लस एक हमने अपनी एक भले हमारे पास बहुत डाइवर्सिटी हो तो हमारे लिए डाइवर्सिटी ही यूनिटी है, इस पर हमने फोकस किया है। भले हिस्टोरिकली बहुत लगा था कि यार देश साथ नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन वी आर वर्किंग, जैसे सारी फिंगर्स अलग अलग शेप है और अलग अलग डिफरेंट होती हैं और एक मुट्ठी की तरह हम काम कर रहे हैं। तो वी हैव टेकन डाइवर्सिटी एज यूनिटी और हम उसको लेकर भी चल रहे हैं, और उसमें हमारा जो संविधान है उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं द केस फॉर नेचर रेस्टोरेशन लॉ इन इंडिया। नेचर रेस्टोरेशन का मतलब जैसे मान लो कोई एरिया है वहाँ पे जो प्रकृति है ना, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया डेवलपमेंट के लिए, तो उसको दोबारा से रेस्टोर कैसे करें, तो इसके लॉ क्या कहते हैं, तो ये थीम है इसका, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो नेचुरल सिस्टम एक कंसर्न है, पूरा उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। भारत में भी हमारे पास बहुत ह्यूज डाइवर्सिटी है बट उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। 30% भारत का जो जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। फैक्ट आप अपने फैक्ट डायरी में नोट कर सकते हैं। 97.85 मिलियन हेक्टेयर लैंड आपकी काफ़ी अफेक्ट हुई 2018-19 के अंदर। अब ये नेचर्स जो रेस्टोरेशन लॉ है यूरोपियन यूनियन ने भी जून 17 2014 के अंदर लेकर आए। अभी 20% जो लैंड और सी है बाय 2030 उन्होंने कहा रिस्टोर हम करेंगे। पूरा जो रेस्टोरेशन है इकोसिस्टम का जो टारगेट किया गया है कि जितना भी है उसको हम पहले की तरह करेंगे बाय 2050। फिर यूएयू का जो बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी है फॉर 2030 और यूरोपियन ग्रीन डील, उस पर भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे फोकस किया गया है।
तो मतलब यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ पहले उन्होंने नेचर का डिग्रेडेशन किया, अब वो नेचर का रिस्टोरेशन कर रहे हैं और उसके लिए वो लॉ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि यार नेचर को रिस्टोर करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो डेवलपमेंट है वो कभी भी इतना सस्टेनेबल आपका नहीं रहेगा। फिर उसके बाद कई सारे जैसे रिवर्स का रिस्टोरेशन है, बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट करना, लगभग 3 बिलियन ट्रीज़ जो हैं 2030 तक। फिर ग्रीन भारत की बात करें तो ग्रीन इंडिया मिशन की है, हमने फोकस किया है, नेशनल एफॉरेस्टेशन है कि पेड़ लगाना काफ़ी अधिक। फिर हाँ है ना, तो हमें भी एक नेचर से रिस्टोरेशन लॉ लेकर जो है आना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है रहता है। तो हमें एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच लेते हुए और लीगल बाइंडिंग मतलब लॉ के माध्यम से चीज़ें इंप्लीमेंट, क्योंकि लॉ होगा तभी चीज़ें हम नीचे तक लेकर जा सकते हैं। अगर लॉ नहीं होगा और किसी को आप फोर्स करोगे या बोलोगे तो वो चीज़ें इंप्लीमेंट भी आपकी जो है नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे लगभग 20% डिग्रेडेड लैंड है बाय 2030। तो ये है ना, तो इसको लगभग हमें रिस्टोर करना है, ये टारगेट हमें रखना है। अगर नेचर रिस्टोरेशन लॉ की बात करें, उसके बाद फॉरेस्ट और वेटलैंड्स और अर्बन स्पेस को रिस्टोर हमें जो है करना है। वेटलैंड्स जो दलदली इलाके हैं उस पर 30% डिग्रेडेड वेटलैंड्स को रिस्टोर करना है, जैसे सुंदरबन, चिलिका लेक्स, इसको रिस्टोर करना है। एग्रो फॉरेस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर क्रॉप और फॉरेस्ट प्लांट्स को साथ में लेकर चलना है। और इसमें बटरफ्लाई और बर्ड इंडेक्स, मतलब ये देखना कि कोई जगह वहाँ पहले बटरफ्लाई थी, बर्ड्स थी, अब नहीं है। अब देखो ये सब बहुत, एक छोटा कीड़ा, बर्ड्स, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है पॉलिनेशन जैसी चीज़ों पे। तो आप खुद पॉलिनेशन नहीं कर पाओगे, अगर आपका पूरे का पूरा ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपका फूड सिक्योरिटी भी काफ़ी अधिक अफेक्ट होगा, क्योंकि पॉलिनेशन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है फल बनने में, बीज बनने में। फिर उसके बाद गंगा यमुना, उनका रिवर का रिस्टोरेशन हमें करना है, तो ये फैक्ट भी याद रखना। अर्बन जो ग्रीन स्पेस है, जो अर्बन ग्रीन स्पेस है, उस पर फोकस हमें करना है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वाटर स्कैर्सिटी, जॉब क्रिएशन, मतलब अर्बन ग्रीन स्ट्रेटजी में हम कई जो अर्बन एरियाज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। फिर इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स, ये लगभग $10 ट्रिलियन ग्लोबली बाय 2030 इतने लगभग हम जनरेट करें रेवेन्यू, है ना, आर्थिक सामाजिक बेनिफिट्स हैं, ये पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वाटर सिक्योरिटी, जॉब क्रिएशन भी होगा, क्योंकि मतलब नेचुरल रिस्टोरेशंस होंगे तो उससे रिलेटेड जॉब्स भी कई सारे क्रिएट आपके होंगे। पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स हमें पूरे करने हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज इफेक्ट को भी दूर करने में हेल्प करेगा, नए काफ़ी पेड़ पौधे लगेंगे तो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो CO2 है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो आपका यूज़ होगा। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये रेलवे डिसीजन टू सिंक एडवांस बुकिंग पीरियड, ये ALRP पॉलिसी है, ये आप रीड कर लेना, ठीक है, मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ये पूरा कंटेंट है, देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं ऑन सैंक्शंस एंड शैडो फ्लीट्स, ये टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है, तो इस पर कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। सेशन को लाइक आप लोग जरूर से करें, है ना, लाइक बटन जरूर से प्रेस करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है। देखो ये ज़रूरी है कि ये सेशन चलता रहे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हैं, है ना, इतना सा ही आपको कंट्रीब्यूट करना है, और फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है ना, इसका कुछ तो है नहीं। तो ये आपको है कि ये चीज़ चलती रहे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी ग्रोथ बनी रहे, और इस पर आपको अपना पार्टिसिपेशन जरूर से इंश्योर करना है। दूसरा सेशन लेट इसलिए थोड़ा होता है क्योंकि ये सब कंटेंट बनाने में मुझे बहुत समय लग जाता है। अगर थोड़ा स्पीड बढ़ेगी तो हम लोग समय और कम कर लेंगे, और फिर रिकॉर्ड भी करते हैं तो 1 घंटा रिकॉर्डिंग में लग के अपलोड होता है सेशन, तो वो रहता है। अब अपलोड करने का एक लॉजिक ये भी है कि वो बहुत सारे बच्चे जिनके पास इंटरनेट नहीं है तो वो डाउनलोड का ऑप्शन उनके पास नहीं रहता है। तो लाइव सेशन में क्या होता है कि वो लगभग 15 से 16 घंटे बाद डाउनलोड ऑप्शंस आते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोच के चीज़ें की जाती हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, है ना। मेरे डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपकी टाइम सेविंग सबसे मैटर रहता है, अच्छा कंटेंट देना ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो शैडो फ्लीट का क्या मतलब है, तो वेस्टर्न मीडिया ने जो टैंकर शिप्स हैं जो कि रशियन ऑयल को कैरी करते हैं उसे शैडो फ्लीट्स बोलते हैं। तो शैडो फ्लीट्स का मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ एंड, है ना। तो जैसे मान लो कई टैंकर से वो रशिया के ऑयल को लेके भारत आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे शैडो फ्लीट। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी हो जाता है, क्योंकि शैडो फ्लीट में कहा जाता है कि इसमें इलीगल एक्टिविटी हो रही है। तो US ने जो रशियन क्रूड ऑयल है उसके सेल पे रोक भी लगा रखी है। तो ये अगर रोक लगा रखी है क्योंकि कहा गया कि ऑयल बेच के जो फंडिंग है, रशिया मान लो हमें ऑयल बेच रहा है तो उससे फंडिंग हो रही है वॉर की, और यूक्रेन उससे अफेक्ट भी हो रहा है, इस वजह से ऐसा कदम जो है उठाया जा रहा है। तो ग्लोबल जो शिपिंग लैंडस्केप है उसमें डाइवर्स इंडस्ट्री है विद ग्रीस 20% जो फ्लीट है। चाइना जापान की बात करें तो चाइना सरपासेस जापान शिप ओनरशिप में, ज़्यादातर जो शिप है चाइना जापान साउथ कोरिया में बनती है। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस भी है, शिप स्विच फ्लैग्स टू इवेट स्क्रूटनी, है ना। तो इसमें जैसे पनामा है, लिबेरिया है, तो मतलब जैसे है ना, तो यहाँ पे फ्लैग स्विच से
जो आइडेंटिटी है शिप की उस पर भी चेंज होती है। फिर यहाँ पे तुर्किश शिप है वो रशियन ऑयल है ना, तो उसको मतलब ले जा रही हैं, तो इससे जो भी उन्हें प्रोटेक्शन है, इंडेमनिटी है, इंश्योरेंस, मतलब जैसे कोई भी शिप है उस पर सर्टन प्रोटेक्शन मिलता तो वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, उन्होंने साफ साफ कर रखा है हम किसी प्रकार का इंश्योरेंस या ऐसा प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करेंगे अगर उसमें रशियन ऑयल और ये सब ट्रेड आपका हो रहा है। तो ये एक चैलेंज आपका बन रहा है। तो यहाँ पे कई सारी रशियन शिप्स और इंडियन फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करके ऑयल का सप्लाई कर रही हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत जो है शैडो फ्लीटिंग को प्रमोट कर रहा है। तो शैडो फ्लीटिंग जैसी चीज़ें, क्योंकि देखो बहुत ही सिंपल भाषा में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि शैडो फ्लीटिंग की वजह से भारत को भी बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि शैडो फ्लीटिंग डिक्लेयर करते ही ये कहा जाएगा कि इलीगल है, और आप करोगे तो उसको कहा जाएगा आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो एक नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड में कि हाँ देखो ये रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा उनको जा रहा है, और वो पैसा यूक्रेन युद्ध में जो है वो आपका यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, ऐसा जो कंटेंट है वो आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल रहेगा। इसमें मैं आपको लगभग 2 साल, 1.5 से 2 साल का कंटेंट दूंगा। 1000+ पेजेस चले जाएंगे। ऑलरेडी 7 सेट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको आप खाली टाइम में आधा घंटा 1 घंटा भी अपना डाउनलोड करके रोज़ रीड करो, रोज़ पढ़ो। टेस्ट 4 का सिलेबस भी मैंने डाल दिया, फिर टेस्ट 2 टेस्ट, तो इससे रिवीजन होगा, और उसके बाद लास्ट जो 10 टेस्ट होंगे फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो ये मिस नहीं करना। तो अलग अलग सोर्सेस में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे कंटेंट आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये कहीं भी और अवेलेबल नहीं होगा। जो लोग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हैं उन्हीं को ये कंटेंट अवेलेबल होगा। ठीक है, प्रीलिम्स का कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, और इसको प्लीज़ मिस नहीं करना, क्योंकि लास्ट में ये बहुत ज़्यादा पेजेस, मुझे लगता है 1500 पेज भी जा सकता है ये। ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट को ऐसे करके और आपको प्रॉपर विद आंसर पीडीएफ, कोई नोट्स नहीं बनाने, बस ये पूरे देखना है, पीडीएफ प्रॉपर है, डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, या आप प्रिंट आउट लेना हो तो ले सकते हो, जैसा भी है, और इनको रिवाइज करो। और पूरा पूरा, क्योंकि देखो डायनेमिक टॉपिक्स बहुत अधिक हो गए हैं, अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, सब कुछ आपको कवर्ड मिलेगा। तो लगभग अभी तो प्रयास ये है कि लगभग मान लो कर चलो नवंबर 2023 से चीज़ें हम कवर कर लेंगे, और वो पूरा आगे तक चीज़ें चलेंगी। तो आप अपना रिवाइज करोगे तो है ना, तो आप ऑलरेडी आप मतलब क्योंकि 7 सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं, 7 सेट का 300-400 पेजेस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उनको भी पढ़ने में समय लगेगा, और टेस्ट दो जिससे कि आप अपना लेवल चेक कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हाई परफॉर्मिंग बिल्डिंग। हाई परफॉर्मिंग बिल्डिंग का बात करें तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। हाई परफॉर्मिंग बिल्डिंग क्या है कि इसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन रिड्यूस होगा, वाटर कंजम्पशन कम होगा, एनर्जी मतलब ऐसा बनाया जाएगा कि ज़्यादा गर्म ना हो, है ना, तो उसका जो कॉस्ट है वो रन करने का बिल्डिंग को, तो वो भी ऑपरेशनल कॉस्ट भी आपका कम हो। फिर उसके बाद वेल बीइंग जो है, लोग अंदर रह रहे हैं तो वो भी रहे, सही रहे। उसके बाद फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हों, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े, है ना, ये भी है। और है ना, तो यहाँ पे जैसे कोई भी जगह ऐसी बनाई जा रही है तो उसका एक इंसेंटिव भी रहे, तो अपना वैल्यू कि हाँ ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में इस टाइप का, तो अपने आप उसका प्राइस बढ़ जाएगा। फिर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट कर रहा प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ को, है ना, वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, और ये जो हाई परफॉर्मिंग बिल्डिंग है इसको किस तरीके से हम अडॉप्ट करें, तो इस पर भी फोकस आपका कर रहा है। तो भारत भी जो अपनी पॉलिसीज़ डेवलप कर रहा है, बिजनेस स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग बिल्डिंग्स पर फोकस करें। तो मतलब ये ऐसी बिल्डिंग्स है कि देखो जैसे कोई भी बिल्डिंग, उसमें क्या होता है, अंदर लोग रहते हैं, एनर्जी कंजम्पशन, वाटर, गर्मी, मतलब किस टाइप से उस पर वो मटेरियल यूज़ है, उससे उसका गर्म कितना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं देखना मैटर करता है। तो यहाँ पे लाइक वी कैन से कि ये हाई परफॉर्मिंग बिल्डिंग में इनको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सके, है ना, ये उस पर फोकस आपका किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मैपिंग का। यशमीना लेक है। यशमीना लेक जो है प्रोमिनेंट फीचर है मोरक्को का, मोरक्को के अंदर ये लेक लोकेटेड है, बस इतना याद रखना, मैपिंग का टॉपिक है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हम लोग 1 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी मॉड्यूल 1 का आज नोट्स आ जाएंगे, लगभग 450 पेजेस के जो नोट्स हैं वो भी आपको अपलोडेड रहेंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो जिस पे जो भी ऑफ़र होगा उसका आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे का कोर्स चल रहा है, तो 4 ऐसे मैंने अपलोड कर दिए हैं, 5वां भी टॉपिक अपलोड कर दिया है। अभी आप लोग जो बाकी लोग तो सोच ही रहे हैं कि लिखें ना लिखें, तो लगभग आपके 3 ऐसे इवेलुएशन हो गया, चौथे का इवेलुएशन चल रहा है। फिर इसके बाद 5वां आप लिखोगे तो आपको टाइम 1 हफ्ते का मिला है, 1 हफ्ते में आपको लिखना है इवेलुएशन, और इसका मॉडल ऐसे आपको अपलोड हो जाएगा। 5वें ऐसे के बाद क्लासेस होंगी, तो
उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 5 ऐसे में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे करके हम अगर 50 ऐसे करेंगे लाइक नेक्स्ट, इसकी फिर फ्रिक्वेंसी जो है मेंस के टाइम और बढ़ जाएगी। तो जो लोग भी ऐसे लिखेंगे वो बहुत एडवांटेज में होगा, और जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ 250 नंबर होता है ऐसे में। तो जो लोग सिर्फ अभी देख ही रहे हैं कि यार करें, लिखें ना लिखें, और बाकी लोग लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लें। कोई क्वेरी है तो नंबर इस पर आप मैसेज कर सकते हो, तो कोई भी स्पेसिफिक ऑफर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसका जो टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बता दिया, इसी टेस्ट सीरीज़ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसकी स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर किए। तो लगभग 7 सेट आपको अपलोड हो चुके हैं। इस पर अगर आप स्कोर करके, अगर आप मुझे 100 में से ना 40 नंबर भी स्कोर करके दे दोगे ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे उसमें रहोगे। 40 मार्क्स भी आपके आ जाएंगे ना इस टेस्ट आउट ऑफ 10। फिर फुल लेंथ टेस्ट आपके लास्ट 10 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। इसमें मैं सिलेबस भी डिफाइन करता हूँ। अभी 4th टेस्ट का सिलेबस आपको मैंने दे दिया है। स्टैटिक भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे अब, ठीक है। बाकी ये आपका ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है जिसमें हम लोग पूरा 2 साल का कंटेंट कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब है। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड करें मोबाइल फ़ोन में क्लासेस करने के लिए। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल है, ये इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख लो, शैडो फ्लीटिंग इज़ अ न्यू चैलेंज इंडिया हैज़ टू फेस इन मैनेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्जामिन। 10 नंबर पे लिखना है, तो इसको सोच के अपना दिमाग लगा के आप लोग लिखें। और ये क्वेश्चंस आए हैं, आप देख सकते हो, ये क्वेश्चंस हमारे GS पेपर 2 के अंदर, ये पूरा PDF में देख लेना। जो मैंने मेंशन किया ये सब फ्री प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, आप देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है, ठीक है। और ये ऐसे ही GS पेपर 1 में भी मैंने शेयर कर रखा है। अभी खाली मैंने 5 क्वेश्चन ही शेयर किए, मतलब अभी मैंने टाइम मिल पाया है करने का, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो प्रीलिम्स में भी हम लोग 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आए हुए हैं, और वो सब अवेलेबल है, आप देखोगे। मतलब अभी ये टॉपिक मैंने जो बताया है इस पर साफ साफ लिखा हुआ कि आप ये टाइप करो, ये इस दिन के सेशन को आप देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।